चलिए, सबसे पहले लेके चलते हैं कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या था कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास नोट्स की फॉर्म में है। आई थिंक इट इज देयर विद एवरीबडी, सभी के पास है ये वाले नोट्स। और इन्हीं नोट्स से आपका जो रास्ता चलेगा वो किसका रास्ता चलेगा? सीयूटी का रास्ता चलेगा। इन्हीं नोट्स से आपके वन मार्कर क्वेश्चन जो होंगे किसके पूरे होंगे? बोर्ड के क्वेश्चंस पूरे होंगे। ठीक है, जल्दी से। यहाँ पर कुछ एक स्पेसिफिक चीजें जिनको हम बहुत तेजी से रिवाइज करेंगे, काफी तेजी से हम लोग उसको लेके चलेंगे आगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ चीजें आती हैं। अच्छा, मैं उतना तो नहीं लेके चलूंगा जितना हम पहले कर रहे थे, लेकिन हम लोग लेके चलेंगे सीधा सीधा सा पोर्शन कि कैश फ्लो के अंदर सबसे पहले कैश, कैश का मतलब कैश इन हैंड एंड करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द बैंक। ठीक है जी। कैश इक्विवेलेंट कहते हैं उनको। और डेफिनेशन में ध्यान रखना, एक बार वन मार्कर क्वेश्चन इसी से लेकर आया था कि कैश इक्विवेलेंट आर व्हाट। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती है इसकी कि शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स whose those are readily convertible into known amount of cash। ये तो ठीक है। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन द वैल्यू। वैल्यू में चेंजेस वाली बात नहीं होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं। कोई भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कब होगा? जब उसकी मेच्योरिटी शॉर्ट टर्म होगी या 3 महीने से कम की होगी, उसको हम कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन चलता है। और चलें आगे जरा। बाकी मूवमेंट जब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की करते हैं, ये भी आपको ध्यान होगा कि अगर हम कैश बैंक में जमा करा दें, कैश बैंक से निकाल दें, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीद बेचने, वो कैश इक्विवेलेंट नहीं कहलाता है। ठीक। और एक चीज का ध्यान रखें कि हमने बोला था आपसे तब भी कि कैश यहाँ होता है एंड कैश इक्विवेलेंट्स यहाँ होते हैं। और इधर क्या होती है हमारे पास? नॉन करंट एसेट्स होती है। यहाँ हमारे पास करंट एसेट्स होती है। इधर हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी होती है। इधर हमारे पास क्या होती है? करंट लायबिलिटी। ये हमारे पास दो चीज, और ये हमारे पास क्या होती है? दो चीज होती है। तुम लोग पीछे से कैश फ्लो तो आओ, तो जाओ। ठीक है, नहीं करना तो कोई बात नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये नॉन करंट है, करंट है, नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटीज है। ठीक है। अब क्या होगा कि इफ द मूवमेंट इज बिटवीन देम, ऐसे वाली तो कैश फ्लो नहीं है। इफ द मूवमेंट इज बिटवीन देम देन इट इज नॉट अ कैश फ्लो। आपने क्या कर दिया? और यहाँ पर मैं बोलूँ तो नॉन करंट लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड भी लिख लिया मैंने। अगर मान लो ये, अगर आपने शेयर इशू कर दिए और बदले में क्या दे दिया? बिल्डिंग खरीद ली, बदले में शेयर दे दिए, कैश फ्लो नहीं कहलाएगा। अगर आपने डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया किसमें? शेयर में, तो नहीं कहलाएगा। आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिए बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स, वो भी कैश फ्लो नहीं कहलाएगा। कैश फ्लो कब कहलाएगा? व्हेन द मूवमेंट इज ऐसे। आपने शेयर कैश में इशू करे, आपने बिल्डिंग कैश में खरीदी, आपने डिबेंचर, आपने मतलब जब मूवमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की होगी तब होता है। अच्छा, एक और चीज समझना जरा। ये जब हम वाइवा लेने गए थे तब हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहली चीज है आप इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उसमें एडजस्टमेंट्स ऑपरेटिंग वाले आइटम का नहीं होगा। जैसे मान लो मेरे से कोई पूछे सैलरी पे टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग है। लेकिन वो कैश फ्लो में एडजस्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट्स करते हैं। कौन सा? नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं ना, तब तब हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि हमसे ये पूछ रहा है कि कैश फ्लो होगा नहीं होगा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमसे एडजस्टमेंट्स की बात करता है, तब हम क्या करें? जैसे मान लो कोई क्वेश्चन बोले कि कैश क्या होते हैं? कैश पे टू एम्प्लॉयज या सैलरी पे टू एम्प्लॉय। ठीक है। हाउ विल इट बी एडजस्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नो एडजस्टमेंट। नो एडजस्टमेंट। कैश पे टू एम्प्लॉय, नो एडजस्टमेंट। नहीं होगा उसका एडजस्टमेंट, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड करते हैं, वहां एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। तो इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है जी। ये सिचुएशन आपके सामने। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीन तरह से होता है। इसे जरूर से पढ़ लेंगे कि प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज जो होती हैं, जो अदर देन फाइनेंसिंग और अदर देन इन्वेस्टिंग होती है, उससे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग बोलते हैं। क्या? गुड्स बेच के पैसा कमाया, रेंडरिंग सर्विसेज से पैसा कमाया आपने, आया इनफ्लो, कैश डेटर और कस्टमर से मिल गया, रॉयल्टी, कमीशन, फी और कोई भी और रेवेन्यू ऑपरेटिंग इनकम, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। अब आप बोलेंगे रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्या है? कैश फ्लो ऑपरेटिंग है, तो एडजस्ट क्यों कर रहे हैं उसको? अरे एडजस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बिफोर टैक्स बोलता है, टॉक्स अबाउट बिफोर टैक्स।
कैश रिसीव्स ऑफ प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी के लिए, ये एनसीईआरटी से उठाया है सारा का सारा। क्या कैश रिसिप्ट्स ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी के केस में अगर आपको क्या मिल गया, प्रीमियम मिल गया, तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ध्यान रखना। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पहले डिस्कस कर चुका था, इसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली कमोडिटीज से होता है, शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजें होती हैं, उसका है। मतलब अगर ऐसा लिख जाए और फ्लो आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट आर हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस। ठीक है, आप कमोडिटी के डीलर हैं, उस पर डील कर रहे हैं, तो आपका रूटीन काम है, ये ऑपरेटिंग कहलाएगा ही। उस तरफ चलें थोड़ा सा, ये इस वाले पार्ट को। आउटफ्लो कब कब कहलाएगा, जब हम परचेस करेंगे गुड्स और सर्विसेज का, कैश पेड टू क्रेडिटर सप्लायर्स, कैश पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, कैश पेमेंट टू एन इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस फॉर प्रीमियम। हमारी कंपनी ने किसी इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम की पेमेंट कर दी, इंश्योरेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग है वो, अगर हम इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए ऑपरेटिंग है, लेकिन अगर हम क्लाइंट हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम करना आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, वो आउटफ्लो कहलाएगा। सैलरी वेजेस पेमेंट टू एम्प्लॉयज, कैश पेमेंट टू इनकम टैक्स अनलेस इट कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एज फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। हमने इनकम टैक्स की पेमेंट बोली थी, कुछ नहीं बोला है तो ऑपरेटिंग वाला माना जाता है, ऑपरेटिंग में प्लस और ऑपरेटिंग से माइनस। लेकिन अगर वो बोले कि कैपिटल गेन टैक्स है, ऑपरेटिंग में जुड़ता है और फाइनेंसिंग से क्या होता है, माइनस होता है। अगर वो बोले डिविडेंड टैक्स है, ऑपरेटिंग में जुड़ता है और कहाँ से माइनस होता है, फाइनेंसिंग से माइनस होता है, ये बात कह रहा है यहाँ पर। और कैश पेमेंट ऑफ क्लेम्स, एनी इंश्योरेंस कंपनी अगर क्लेम का पैसा देती है उसके लिए ऑपरेटिंग है, वो प्रीमियम लेती है और क्लेम देती है, उसका कुछ नहीं है। लेकिन अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिलेगा तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाएगा। भाई मेरा 4 मंजिला बिल्डिंग थी, उसमें गोडाउन भी था, उसमें मेरा ऑफिस भी था, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गया अर्थक्वेक से, मेरा गुड्स का नुकसान हो गया, मेरा बिल्डिंग का नुकसान हो गया। ठीक है जी, तो उसके बदले में जो मुझे कंपनसेशन मिल रहा है वो मेरा क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाएगा। गुड्स का कंपनसेशन मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग का। बिल्डिंग का कंपनसेशन मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या, इन्वेस्टिंग का। और अगर हम बाय बैक ऑफ शेयर कर लेते हैं तो क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंसिंग का कहलाएगा। इसी तरह से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर रहे हैं, अगर आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर रहे हैं, अंडरराइटिंग कमीशन राइट ऑफ कर रहे हैं, है ना, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट राइट ऑफ कर रहे हैं, वो भी क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाएगा, किसका, फाइनेंसिंग का। गॉट इट। एक्स्ट्रा, अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे भी चल के चलेंगे। एनी पेमेंट टू ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय सच एज सैलरी, प्रोविडेंट फंड, बोनस, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम परचेज एंड सेल और डीलिंग ऑफ ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटीज, कैश एडवांसेस, लोन्स मेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज आर यूजुअली क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि उनकी मेन एक्टिविटी होती है ये। ठीक है, और चलें थोड़ा सा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो होती है विच इज रिलेटिंग टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ क्या, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स। ये इनफ्लो कब कब होगा आपका, ये रहा, टेंजिबल नॉन करंट। अच्छा एक बात ध्यान रखना, करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर कुछ ना बोला जाए तो क्या मानेंगे उसे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आती है कभी, जैसे मैं वाइवा में मैंने क्वेश्चन पूछा 2025, ये है 31 मार्च, और ये 31 मार्च 2024, और यहाँ लिखा है करंट इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे लिखा है। ये लिखा है 5 लाख और ये लिखा है 3 लाख। तो नॉर्मली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगा वो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग एंड कैश इक्विवेलेंट। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है क्या, कि 60% ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट्स आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब क्या करेंगे बताइए, 60% ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट्स आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जरा समझिए। इसका 60% कितना हुआ, 3 लाख। इसका 60% कितना हुआ, 180। ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। बच गया कितना, 2 लाख, और बच गया कितना, 120। इसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है, 80,000 का। वो कहलाएगा इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। हाँ, इन्वेस्टिंग, करंट इन्वेस्टमेंट को हम कैश एंड कैश, कैसी बात कर रहा है यार, कैसी बातें कर रहा है, क्यों सिखा रहा हूँ मैं ये चीज। अब तुम जो बोल रहे हो वो गलत है, अभी तो सिखा रहा हूँ ये। 90% बच्चा गलत करता है इसको। करंट इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती हैं, वो करंट एसेट्स के अंदर दिखती हैं, उसे इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट्स से ट्रीट नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट लिखी हुई आ जाए नीचे, इसका मतलब क्या है, अब वो
करंट इन्वेस्टमेंट जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, वो हमारी ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टिंग में ही जाएंगी, चाहे वो नॉन करंट के अंदर हो चाहे वो करंट के अंदर हो। तो ये जो बचा हुआ पार्ट था, इट शोज एन इंक्रीज ऑफ कितने का, 80,000 रुपीज का। 80,000 का इंक्रीज क्या है, आपने करंट इन्वेस्टमेंट खरीद लिए हैं, ये इन्वेस्टिंग है आपकी। अब इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो में जाएंगी ये करंट असेट्स में इंक्रीज डिक्रीज की तरह ट्रीट नहीं होंगी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इज दैट ओके? दिमाग में बैठा के चलना। फुटका सा एडजस्टमेंट है, पूरे कैश फ्लो को खराब कर देगा, आपकी ऑपरेटिंग खराब हो जाएगी उससे, और आपकी इन्वेस्टिंग भी खराब होगी उससे। गॉट इट? तो जो लोग घर बैठे हैं ना धुरंधर बन करके भाई हमें सब कुछ आता है, आई एम टेलिंग यू, रिवीजन में मैं, हालांकि मुझे इसका रिवीजन नहीं करना था लेकिन चलो, तो दिस इज द पॉइंट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। ध्यान रखेंगे इसका। इज इट ओके? ठीक है। कैश यस एंड कैश इक्विवेलेंट होगा या फिर इन्वेस्टिंग होगा, करंट असेट्स में ट्रीट नहीं होगा वो। ठीक है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट नॉन करंट और करंट दोनों होते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट को स्पेसिफिकली हमने क्या मान लिया था, कैश इक्विवेलेंट। अगर वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है तो क्या होगा, वो इन्वेस्टिंग ही होगा, उसको करंट असेट्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं आप। ठीक है, चलो दोबारा से चलते हैं उसी नोट्स पे। सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों साथ साथ लेके चलेंगे तो इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी। यहाँ देखिए, अगर पैसा आ गया बेच के तो हमारे लिए इनफ्लो, और चला गया तो क्या, आउटफ्लो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से पैसा आया तो क्या कहलाएगा वो, अगर हमने क्या कर दिया बेच दिया तो पैसा आएगा, और अगर हमने खरीद लिया तो क्या कहलाएगा, वो आउटफ्लो कहलाएगा। ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो क्या कहलाएगा, इनफ्लो, और अगर हमने खरीद लिया इन्वेस्टमेंट तो क्या कहलाएगा, आउटफ्लो। ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अब ये इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं। आपने किसी कंपनी के शेयर, वारंट, डिबेंचर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी खरीद लिए, ये सब क्या कहलाते हैं आपके लिए, इन्वेस्टिंग ही कहलाते हैं, आउटफ्लो कहलाते हैं। अब हमने क्या कर दिया, हमने लोन एंड एडवांसेस दे दिया किसी थर्ड पार्टी को, भाई लोन एडवांसेस भी तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट ही होते हैं। वो क्या कहलाएगा, हमने किसी को लोन एडवांस दिया तो उसने हमें पैसा वापस कर दिया, हमारे लिए क्या है, इनफ्लो है। अब आप देखिए कि अगर आपने शेयर, डिबेंचर, शेयर खरीदे थे तो डिविडेंड मिलेंगे, और डिबेंचर दिए थे तो क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा। करेक्ट? ठीक है। और रेंट रिसीव फ्रॉम अ प्रॉपर्टी हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर प्रॉपर्टी कौन बिल्डर कर रहा है, रियल एस्टेट डेवलपर है, तो उसको ऑपरेटिंग बोलते हैं। इस तरफ चलेंगे, यहाँ तीन चीजें हैं, परचेज कर लिया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कर लिया, और किसी को लोन एंड एडवांसेस दे दिए। ठीक है जी, तो शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दोनों क्या कहलाएंगे, इन्वेस्ट। और एक और चीज का ध्यान रखना था, किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले पार्ट, नॉट टू बी मिसअंडरस्टूड एंड मिस्टेकनली डन रॉन्ग। ये वाला पार्ट हमारे पास हुआ। अब यहाँ देखिए, परचेज ऑफ गुडविल विल ऑलवेज बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। अगर गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है तो उसे इन्वेस्टिंग ही मानना है, लेकिन गुडविल की वैल्यू घट रही है तो उसे एसेंशियली अमोर्टाइजेशन मानना है। जब तक ये बोले ना कि गुडविल इज सोल्ड, तब तक उसे अमोर्टाइजेशन मानना है। सेपरेट डिस्क्लोजर छोड़ दीजिए, इन्वेस्टमेंट इज शोन अंडर करंट असेट्स, इफ इन्वेस्टमेंट इज शोन अंडर करंट असेट्स देन इट इज टू बी टेकन एज कैश इक्विवेलेंट। ये तो बोला था बड़ा बड़ा, और फिर इसका ध्यान रखिए, दिस पार्ट इज डन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आपको डाउट हो तो आपको क्या ध्यान देना है, एनीथिंग विच चेंजेस द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विटी, यानी कि शेयर होल्डर फंड, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व सरप्लस का साइज बदल रहा है, उनमें भी इक्विटी और शेयर का, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का साइज बदलता है। या फिर डेट, डेट में कौन कौन से हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकते हैं, डिवेंचर भी हो सकते हैं, और कैश क्रेडिट भी हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन दोनों हो सकते हैं। तो anything which changes the size and composition of owner's equity capital, including preference shares of a company and borrowing, long term and short term दोनों बोली हैं, तो दोनों लेके चल सकते हैं। सो दिस इज हाउ विल मूव फर्दर। एक बार नोट्स को पढ़िए दोबारा। अह, अब आपने देखा कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के दोनों लोन जो है आपको उसको फाइनेंसिंग के अंदर ट्रीट करना है। और इनफ्लो में क्या क्या चीजें आ सकती है देखिएगा, शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो। रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर का होता है, इक्विटी का नहीं होता, आउटफ्लो हो गया, आउटफ्लो। इसको डिबेंचर कर दिया तो इनफ्लो हो गया, लेकिन डिबेंचर का पैसा दे दिया तो आउटफ्लो हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कर ली, अगर आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग लोन ले लिया, लॉन्ग टर्म के लोन्स एंड एडवांसेस,
समझना, अगर मैं लोन एंड एडवांसेस दूंगा किसी को तो मेरे लिए इन्वेस्टिंग है, लेकिन अगर मैं लोन एंड एडवांसेस लूंगा किसी से तो मेरे लिए क्या, फाइनेंसिंग है। और इसके अंदर ध्यान से बड़ा बड़ा लिखा है कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों जाएंगे। तो करंट लायबिलिटी के अंदर आपको बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट दिखता है, तो उसे करंट असेट्स के इंक्रीज डिक्रीज की तरह ट्रीट नहीं करना है। ध्यान रखेंगे उसको। करंट असेट्स देखते ही लोग क्या करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज की तरह ले लेते हैं उसको बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। बट यू हैव टू बी केयरफुल। बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि करंट लायबिलिटी में दिखेंगी। इनको फाइनेंसिंग मानना है, इन्हें करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करना है। दैट इज द पॉइंट। और अब, अरे भाई, बैंक लोन जो होते हैं, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट तो क्या होगा, जैसे ही पैसा तुम्हारे अकाउंट में जाएगा पहले ही काट लेगा वो तो। शॉर्ट टर्म में सारे ही। और इससे क्या हो रही है, हमारी बोरोइंग में फर्क पड़ रहा है। और फाइनेंसिंग में क्या हमने लैंड ली है, विच चेंजेस द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ बोरोइंग या इक्विटी। बोरोइंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों लिए हैं। कौन से वाले, ट्रेड पेबल? ना 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 ना, सुनो भैया, ट्रेड पेबल तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन है। ट्रेड पे, अच्छा मेरी बात समझो, ट्रेड पेबल जो है वो तो बिजनेस के ऑपरेशन से निकल कर आए हैं। ये थोड़ी बिजनेस के ऑपरेशन है। बैंक लोन लेना बिजनेस ऑपरेशन है आपका? नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस ऑपरेशन है? नहीं है। कैश क्रेडिट, बाबा दे दे, बाबा दे दे, ऑपरेशन का रोज का काम थोड़ी, अनटिल अनलेस यू आर अ बेगर। ठीक है? नहीं है। ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से अलग है, इसीलिए इनको बोरोइंग के अंदर डाला गया है। ठीक है? ट्रेड पेबल बोरोइंग नहीं है आपकी। आपने सामान खरीदा, उधारी हो गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट था वो। और हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में होने वाले चाहिए, ये वर्किंग कैपिटल में थोड़े घुसते हैं। अगर मैं रेशियो एनालिसिस करूं तो शायद इनको करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर लूंगा, लेकिन कैश फ्लो हमने बोला ये अकाउंटिंग नहीं है। बोलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अरे इंटरेस्ट तो कोई भी हो, अगर आप पे कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग ही है। इंटरेस्ट की पेमेंट इज फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट की रिसिप्ट इज इन्वेस्टिंग, एक्सेप्ट फॉर बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, किसका, इंटरेस्ट का। बिल्कुल है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का भी डबल इफेक्ट जाता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का भी इफेक्ट डबल जाता है। बिल्कुल चलता है इफेक्ट। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इफ योर बोनस शेयर विल नॉट बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि बोनस शेयर कैसे इशू होते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम से होते हैं, या फिर क्या होते हैं, कैपिटल रिजर्व से क्रिएट करे जाते हैं बोनस शेयर। तो कैश का फ्लो तो हो ही नहीं। सेपरेट डिस्क्लोजर की बात कर लीजिए, ये वाला देखिए आप। फाइनेंशियल एक्टिविटी है, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी है। इंटरेस्ट लेना और देना ऑपरेटिंग है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग है, और डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग है। किसके लिए? फाइनेंशियल, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। डिविडेंड मिलना इनके लिए ऑपरेटिंग है, लेकिन डिविडेंड पे करना सबके लिए फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फॉर नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करना इन्वेस्टिंग, और डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग। पॉइंट ध्यान रखने हैं, कैश फ्लो का टोटल ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग का प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, टोटल ऑपरेटिंग का टुगेदर। अगर मैं, देखिए ये बात जो हम बोल रहे हैं ना वो यहाँ पर है, इस जगह पे चलेंगे जरा, तो यू कैन सी इट हियर। ये वाला पार्ट, ये देखिए, क्या बोला हमने, ऑपरेटिंग का टोटल, इन्वेस्टिंग का टोटल, फाइनेंसिंग का टोटल। जब मैं इसे टोटल कर लूंगा तो क्या बनेगा मेरा, नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनेगा। उसमें अगर मैं ओपनिंग जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, वो क्लोजिंग के बराबर बन जाएगा। याद है? ये एक नंबर लेने की ट्रिक है, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा कुछ, एक नंबर तो ले ही सकते हो ना। छोड़ के आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, समझ में नहीं क्या आता क्यों आता। ये उसकी बात कर रहा है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का टोटल अगर मैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से जोड़ूंगा तो किसके बराबर होगा, वो क्लोजिंग के बराबर होगा। दैट पार्ट इज डन। और आगे चलते हैं जल्दी से। एक ही ट्रांजेक्शन में आपके पास क्या हो सकता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों हो सकता है। अगर आपने हायर परचेज पर, आपने इंस्टॉलमेंट पर ईएमआई में कोई एसेट्स खरीद ली है, तो उसकी ईएमआई में दो चीजें जुड़ती हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। जैसे जैसे प्रिंसिपल पे करोगे वो होगा आपके लिए क्या, इन्वेस्टिंग। और जैसे जैसे इंटरेस्ट पे करोगे तो क्या होगा, फाइनेंसिंग। तो क्या लिखा है, if a single transaction asset has been purchased on hire purchase on installments, payment will be made in installment and each installment will include interest as well as principal. Cash paid for interest is financing activity, cash payment for principal is investing activity. मैं होम लोन पे करता हूँ, मेरी इंस्टॉलमेंट जाती है, उस इंस्टॉलमेंट में कुछ पोर्शन मेरा प्रिंसिपल होता है, मेरा लोन कम होता है, और कुछ क्या होता है, मेरा इंटरेस्ट होता है।
ऐसा करके चलता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्स एंड अरियर विल बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड या तो इन्वेस्टिंग देखी थी, या क्या देखी थी आपने, ऑपरेटिंग। फाइनेंसिंग तब होती है जब कॉल्स एंड अरियर, कॉल्स एंड अरियर कब होते हैं, शेयर का पैसा। शेयर का पैसा क्या कहलाता है, फाइनेंसिंग। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आया था, व्हेन कैन इंटरेस्ट रिसीव्ड बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोगों ने लिखा नेवर। तब वन मार्कर के चॉइस नहीं आते थे, क्वेश्चन आते थे। व्हेन व्हेन इट इज ऑन कॉल्स एंड अरियर पे। इशू ऑफ शेयर डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अभी पढ़ा था, बिल्डिंग बिल्डिंग के लिए कभी भी क्या नहीं कहलाता ये। और कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, ये भी कैश फ्लो नहीं है, तो कैश फ्लो में इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। और कैश फ्लो बनाना किस किस के लिए कंपलसरी होता है, कैश फ्लो बनाना उनके लिए कंपलसरी होता है, ये रहा एग्जेम्प्टेड ये वाले हैं। बाकी किस किस के लिए होता है कैश फ्लो बनाना, देखें जरा, यहाँ था शायद नीचे हमारे पास। एग्जेम्प्टेड तो ये हैं, बाकी लिस्टेड कंपनी के लिए वो कंपलसरी होता है। एग्जेम्प्टेड ये रहे, ओपीसी हो गया, स्मॉल कंपनी हो गया, डोरमेंट कंपनी हो गया, उनके लिए। बाकी लिस्टेड कंपनी जितनी भी होती हैं, लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड मतलब दे आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, जिनके शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, उनके लिए कैश फ्लो बनाना कंपलसरी है। अब ये तो सबको मालूम है, मैं इसको तो नहीं डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पर आपके साथ, पर फिर भी फटाफट फटाफट देख लेते हैं। डेटर से कैश कलेक्ट कर दिया, ऑपरेटिंग का इनफ्लो। कैश पे टू क्रेडिटर, ऑपरेटिंग आउटफ्लो। अगर हम बोले कैश पे टू एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग आउटफ्लो। डिवेंचर इशूड फॉर कैश, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। लोन फ्रॉम आईडीबीआई, फाइनेंसिंग इनफ्लो। प्रोसीड फ्रॉम कैश सेल्स, प्रोसीड फ्रॉम कैश सेल्स क्या हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑपरेटिंग का प्लस, डिविडेंड पेड क्या है, फाइनेंसिंग का माइनस, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, इन्वेस्टिंग का प्लस, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग का प्लस, इंटरेस्ट पेड क्या है, फाइनेंसिंग का माइनस, पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ लोन पेमेंट कर दी, फाइनेंसिंग का क्या हो गया, माइनस, परचेज ऑफ शेयर ऑफ एप्टेक, इन्वेस्टिंग का क्या हो गया, माइनस, आउटफ्लो, सेल ऑफ बिल्डिंग क्या है, इन्वेस्टिंग का प्लस, परचेज ऑफ फर्नीचर क्या है, इन्वेस्टिंग का माइनस, इश्यू प्रेफरेंस शेयर क्या है, फाइनेंसिंग का प्लस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या, फाइनेंसिंग का माइनस, पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड क्या, फाइनेंसिंग का माइनस, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम प्रॉपर्टी क्या हो गया, प्रॉपर्टी का ना, तो इन्वेस्टिंग का क्या है, प्लस, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लोन फ्रॉम आईडीबीआई, फाइनेंसिंग का इनफ्लो, फाइनेंसिंग का इनफ्लो, ऐसा करके होगा। कैश पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्या है, ऑपरेटिंग का आउटफ्लो। अरे भैया, डिबेंचर इशूड फॉर कैश, फाइनेंसिंग का इनफ्लो, फाइनेंसिंग का इनफ्लो हो गया वो। और चलिए आगे जरा, ये क्विक रिवीजन है। रिफंड, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्या है, ऑपरेटिंग का प्लस कहलाएगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट पर कैश रिसीव हो गया, ऑपरेटिंग का प्लस। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑपरेटिंग का माइनस। कैश पेमेंट ऑन बिहाफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग का माइनस। एडजस्ट करते हैं, लेकिन एक्टिविटी तो ऑपरेटिंग ही है वो तो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में क्या है, हम तो वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना। हमसे क्लासिफिकेशन पूछा, एडजस्टमेंट नहीं पूछा। फिर से मैंने बोला तुमसे, अभी मैंने बोला था ना, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या है, ऑपरेटिंग। बट विल इट बी एडजस्टेड, नहीं। पेड कमीशन टू मैनेजर क्या एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, बट विल इट बी एडजस्टेड, नो। क्योंकि इनडायरेक्ट में एडजस्ट करते हैं, डायरेक्ट थोड़ी एडजस्ट करेंगे उसको। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर क्या है, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पेमेंट मेड फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। कैश पेमेंट रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेटिंग का आउटफ्लो, ठीक है जी। और देखें जरा, डायरेक्ट मेथड सिलेबस में नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आप क्या करते हैं, जो नॉन कैश नेचर के आइटम होते हैं, जो डेफर्ड पेमेंट टाइप के होते हैं, और आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग होते हैं, इनको आप क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है जी। इन द इनडायरेक्ट मेथड आप क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को आप लेके चलते हैं। अदरवाइज आपके पास प्रॉफिट की फिगर जो होती है आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उसको बिफोर में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने सब आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया था जब मैंने क्वेश्चन बताया था, दोबारा लेके चलेंगे। और नॉन कैश आइटम भी आप क्या करते हैं, सारे के सारे इसके साथ एडजस्ट करते हैं। यहाँ देखिए जल्दी से, इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। और ये किसके लिए है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, और ये क्या है, फाइनेंशियल इंटरप्राइज के लिए एक्टिविटीज हैं। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए देख लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सारी की सारी एक्टिविटीज क्या है, इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्ट कर दिया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर दिया, ब्रोकरेज पेज सेल, इंटरेस्ट रिसीव डिबेंचर में, इंटरेस्ट रिसीव डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव शेयर इन्वेस्टमेंट, लोन एडवांसेस थर्ड पार्टी,
रिसीव सब, और ये सब क्या है, लेकिन फाइनेंशियल के लिए सारे क्या है, ये ऑपरेटिंग है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, फाइनेंशियल के लिए सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग है। चलो और आगे चलें जरा। तो ये क्विक रिवीजन है ये वाला। अब ये जो सारी की सारी एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए क्या है, सारी की सारी एक्टिविटी बताइए, और रियल एस्टेट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सारी की सारी क्या है, इन्वेस्टिंग, और रियल एस्टेट के लिए क्या है, सारी की सारी ऑपरेटिंग। कैसे? परचेज लैंड, परचेज बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, ब्रोकरेज पेड, परचेज एंड सेल, लैंड एंड बिल्डिंग, रेंट रिसीव फ्रॉम अ बिल्डिंग, और क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग। इनके लिए क्या है, ये बिल्डर के लिए ऑपरेटिंग, बाकी सबके लिए क्या है, इन्वेस्टिंग है। ये थोड़ा ठीक करना होगा यहाँ पर, दिस इज रॉन्ग। अरे गलत हो गया। चलो, गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चलें जरा। यहाँ चलते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ विच एक्टिविटी इज क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय को पेमेंट करी जाती है, सबके लिए ऑपरेटिंग कहलाती है। गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एक्टिविटी विच इज क्लासिफाइड इन्वेस्टिंग इन केस ऑफ ऑल एंटरप्राइजेस। गुडविल हर सब बंदे के लिए क्या होती है, इन्वेस्टिंग होती है। ऐसी एक्टिविटी जो सबके लिए फाइनेंसिंग होगी, डिविडेंड ऑन शेयर्स फाइनेंसिंग होगी। गिव टू एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी विच इज क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग इन केस ऑफ वन एंटरप्राइज इन्वेस्टिंग इन द अदर एंटरप्राइजेस। जैसे डिविडेंड ऑफ शेयर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए तो क्या होगा, इन्वेस्टिंग, लेकिन फाइनेंशियल के लिए क्या होगा, वो ऑपरेटिंग होगा। तो दैट वाज सिंपल। ये आपके पास आ गया, क्लासीफाई फॉलोइंग एक्टिविटी इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या कैश इक्विवेलेंट्स। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इनको। परचेज ऑफ मशीनरी क्या हमारे पास है, इन्वेस्टिंग, प्लस या माइनस, क्या माइनस। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, फाइनेंसिंग का प्लस। अंडरराइटिंग कमीशन पेड, फाइनेंसिंग का माइनस। रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एंड इन्वेस्टमेंट, क्या होगा बताइए, इन्वेस्टिंग का प्लस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या होंगे, ऑपरेटिंग का माइनस। ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होगा, फाइनेंसिंग का माइनस। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी क्या होगा, इन्वेस्टिंग का प्लस। रेंट पेड क्या होगा, ऑपरेटिंग का माइनस। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इन्वेस्टिंग का प्लस। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होगा, फाइनेंसिंग का प्लस। क्या चीज, दोबारा बोलो। हाँ। हाँ क्या, हम्म, हमने एडजस्टमेंट पूछे हैं, हमने एडजस्टमेंट पूछा है ऊपर क्वेश्चन में, क्या बोल रहा हूँ बार बार मैं, क्या क्वेश्चन ने पूछा हाउ विल दे बी एडजस्टेड। क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का नेचर बताओ। यार एक चीज को बार बार बोल रहा हूँ मैं आपसे, क्वेश्चन इज नॉट सेइंग एडजस्टमेंट, क्वेश्चन इज सेइंग क्लासिफाई देम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एडजस्टमेंट थोड़ी पूछ रहा है क्वेश्चन में भाई, सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और चलें, किस तरफ चलते हैं। यहाँ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ऑपरेटिंग का प्लस। इनकम टैक्स पेड क्या होगा, ऑपरेटिंग का माइनस। ट्रेडिंग कमीशन रिसीव क्या होगा, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव, ऑपरेटिंग का प्लस। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग का माइनस। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग का माइनस। कैश सेल्स क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग का प्लस। अब कैश सेल्स जो है ऑपरेटिंग का प्लस है, लेकिन एडजस्ट नहीं होती है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट तो थोड़ी, इनडायरेक्ट तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं होता, एडजस्ट करने के लिए जब बोला जाए तब ध्यान देना है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पेड, ऑपरेटिंग का आउटफ्लो। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर, इन्वेस्टिंग का प्लस। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग का माइनस। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग का प्लस। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या कहलाएगा आपका, फाइनेंसिंग का, बढ़ गया तो प्लस, घट गया तो माइनस। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कैश इक्वलेंट होते हैं, कैश इक्वलेंट है। अरे इन्वेस्टमेंट तब होता है जब बोलते हैं कि नहीं है कैश एंड कैश इक्वलेंट, तब इन्वेस्टिंग होता है। कुछ ना बोला जाए तो क्या मानते हैं उन्हें, कैश इक्वलेंट। लेकिन जब वो स्पेसिफिकली बोल दे कि भाई इतना कैश इक्वलेंट है, तो बाकी बचा हुआ क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग कहलाएगा। परचेज ऑफ गुडविल क्या है, इन्वेस्टिंग का माइनस। कैश परचेज ऑफ गुड्स क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग का माइनस। परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स है।
कैश पेड फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग का माइनस। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्या, ऑपरेटिंग का प्लस। ठीक है, और चलते हैं थोड़ा सा। इंटरम डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग का माइनस। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ऑपरेटिंग का माइनस। वेजेस एंड सैलरीज, ऑपरेटिंग का माइनस। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, ऑपरेटिंग का प्लस। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, इन्वेस्टिंग का प्लस। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टिंग का माइनस। कैश क्रेडिट क्या कहलाएगा बताइए, कैश क्रेडिट। हाँ, फाइनेंसिंग का प्लस माइनस कुछ भी। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ऐसे। बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ी है ना। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, ये सब क्या चीज होती है? शॉर्ट टर्म ही तो होते हैं वो। 365 डेज से कम का मेच्योरिटी पीरियड होता है उनका। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पढ़े तुमने? नहीं पढ़े, ट्रेजरी बिल के बारे में, कमर्शियल बिल के बारे में, कॉल मनी के बारे में, ये सब क्या है? शॉर्ट टर्म ही तो है। सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कैश इक्विवेलेंट कहलाते हैं। यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है, इसको देखेंगे उसके बाद फिर मैं ना, इसके बाद मैं क्या करूंगा, बोर्ड के पेपर उठा के दिखाता हूँ आपको कि कैश फ्लो के कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, क्योंकि बहुत लोग गलत कर रहे हैं पता है कैश फ्लो के क्वेश्चन में, देख रहे हैं यहाँ पर तो। आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग क्लासिफाइड, इनमें से कौन सी एक्टिविटी फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग होगी, ये आपको ध्यान देना है। पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, बिल्कुल जी ऑपरेटिंग कहलाएगी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन, पेमेंट ऑफ, ध्यान से सुन लो भाई, सुन लो सुन लो सुन लो, पहले पहले पढ़ लेते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन, बैंक के लिए लोन लेना देना दोनों क्या होता है, ऑपरेटिंग होता है, तो ऑपरेटिंग कहलाएगा वो। बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका तो काम ही लोन लेने देने का है। गॉट इट। लेकिन बैंक अगर शेयर इशू करेगा, फाइनेंसिंग। बैंक अगर डिबेंचर इशू करेगा, बैंक अपने नाम से डिबेंचर इशू करेगा, फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग। बैंक डिबेंचर खरीदेगा बेचेगा, ऑपरेटिंग। बैंक शेयर खरीदेगा बेचेगा, ऑपरेटिंग। लेकिन बैंक अगर डिबेंचर इशू करेगा, बट डिबेंचर कब इशू करता है, लोन। बैंक शेयर इशू करेगा तो क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग। तो खरीदने बेचने में और इशू करने में फर्क है, दिख रहा है? अच्छा, ये ऑपरेटिंग है। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑपरेटिंग है। परचेज ऑफ शेयर्स फॉर ट्रेडिंग, ऑपरेटिंग है। परचेज ऑफ शेयर्स एज एन इन्वेस्टमेंट, अब बता क्या है? साफ साफ लिख रहा है इन्वेस्टमेंट करा है। परचेज ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, अबे कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। पैसा कस्टमर का, शेयर कस्टमर के पास जाएंगे, हम कौन है, मीडिएटर, बिचौलिए, दलाल बोलते हैं हम लोगों को। शेयर ब्रोकर को हिंदी में दलाल बोला जाता है। और तभी तो क्या होता है, दलाल पथ नाम है उसका। ठीक है। अब जरा समझिए इसका रीजन क्या है। हम अगर अपने बैंक है, हम बैंक क्या करते हैं, अपने कस्टमर हमसे बोलता है कि भाई हमारे लिए ना एमआरएफ के शेयर खरीद लीजिए, हमने कहा लो खरीद लेते हैं आपके शेयर। पैसा किसका, कस्टमर का। डीमैट अकाउंट किसका, कस्टमर का। हमें क्या मिला, ठेंगा कुछ नहीं मिला। तो हमारे लिए कोई एक्टिव, हमारा कैश फ्लो है ही नहीं। लेकिन अगर हमने ब्रोकरेज ले ली, तब हमारे लिए ऑपरेटिंग कहलाएगी। अगर हमने ब्रोकरेज ले ली ना उसके लिए, तो क्या कहलाएगी वो, ऑपरेटिंग कहलाएगी। आप कस्टमर के बिहाफ पे अगर शेयर खरीद रहे हैं और ब्रोकरेज ले रहे हैं, जो कि बैंक करता है, तो वो ऑपरेटिंग कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा, ठीक है। सेल ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कुछ नहीं, कोई काम नहीं है आपका इस पे। ब्रोकरेज ले ली तब काम बनेगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स बताओ, फाइनेंसिंग है। ठीक है जी, कैसा चला ये पार्ट। परचेज ऑफ शेयर इन्वेस्टिंग, ये ठीक है जी। परचेज ऑफ शेयर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, शेयर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर बीइंग परचेज फॉर इस कस्टमर्स, हाउएवर ब्रोकरेज रिसीव्स एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ डिबेंचर बीइंग अ बोरोइंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाती है। आपसे पूछा गया नॉन फाइनेंस कंपनी और फाइनेंस कंपनी के लिए क्या बोला आपसे, क्लासिफाई करना है इनको, इन्वेस्टिंग कौन कौन सी इन्वेस्टिंग होंगी, तो पहले ले लेते हैं किसके लिए, पहले नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए उठा लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल कंपनी के लिए। ध्यान दीजिए इधर। कैश प्रोसीज फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या है, क्या होगी, इन्वेस्टिंग होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अरे भाई नॉर्मल कंपनी। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग होती है। रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन, फाइनेंसिंग होता है। डिवेंचर परचेज, इन्वेस्टिंग है, अबे इन्वेस्टिंग है। डिवेंचर खरीद रहा है कोई व्यक्ति, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग कैसे हो गया। डिवेंचर इशूड, डिवेंचर इशूड फाइनेंसिंग होता है, खरीदना थोड़ी फाइनेंसिंग होगा। और ये नॉर्मल कंपनी है। लोन एडवांस दे दिया, इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ पेटेंट, इन्वेस्टिंग। क्लियर है। अब जाइए फाइनेंस कंपनी के लिए। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टिंग। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड,
ऑपरेटिंग कहलाएगा। वो क्या कहते हैं वो, लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, सॉफ्ट सोप लेते हैं, और क्या करते हैं, फिनाइल हो गया, स्टेशनरी हो गया, ये सब चीजें। रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन, इसका ऑपरेटिंग है। डिवेंचर परचेज ऑपरेटिंग है। लोन एडवांस ऑपरेटिंग है। परचेज ऑफ पेटेंट्स ये इन्वेस्टिंग है। तो क्या कर रहा है, एसेट्स और पेटेंट का, ये कहलाएगा इसके लिए क्या, ऑपरेटिंग। ठीक है, ये हमने क्लासिफिकेशन सीखा। अब जरा चलें, जरा कुछ बोर्ड के पेपर के क्वेश्चंस उठाते हैं और देखें उसमें क्या क्या दिखता है। सबसे पहले सीबीएसई का सैंपल पेपर उठा लें। क्वेश्चन नंबर 26 27, एक बात ध्यान रखना कि वन मार्कर जो है 1 to 16 तक एक जगह करना, और जो पार्ट टू के साथ ही करना, उसके साथ मिला मत देना, वो थोड़ा सेपरेट ही रखना उसको। 16 को एक साथ करना, बाकी को बाद में। स्कैनिंग का ध्यान रखेंगे, अच्छा खासा लिखेंगे, साफ सुथरा। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर लीजिए साफ सुथरा लिखने की। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ ये आ गया क्वेश्चन। अ कंपनी हैज फॉलोइंग बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा देखो, ये याद है तुम्हें, मैंने क्वेश्चन थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर में करवाए थे। रॉ मटेरियल क्या कह रहा है आपसे, चेंज चेंज इन इन्वेंट्रीज विल बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। कौन कौन सा दिखेगा चेंज इन इन्वेंट्रीज, कौन कौन सा जाता है, बताओ। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, क्या क्या चीज जाते हैं। जब तक आपका फर्स्ट चैप्टर रिकॉल नहीं होगा, अब यहाँ भी बहुत लोग गड़बड़ करेंगे। आपसे पूछा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ चेंज इन इन्वेंट्रीज टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी ये अकाउंट ही लिखना चाहिए था इसमें, अकाउंट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये देखिए, बताइए क्या हो सकता है, कितना अमाउंट चेंज इन इन्वेंट्री, किस, पहले तो सोचो कंसिडर कौन सा करना है। विल बी कंसिडर रॉन्ग रॉ मटेरियल, विल बी कंसिडर वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, किसे कंसिडर करेंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ किसे कंसिडर करेंगे। देखो यहाँ ना ये गलती नहीं करनी है आप लोगों ने। क्यों, देखिए इधर, याद होगा बीच में मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ रिवाइज करा था। काफी बड़ी फाइल है, हाँ, आगे वही खुला। क्या दिख रहा है बताइए। अब आपके क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज में क्या क्या चीजें आएंगी बताइए। चेंज इन इन्वेंट्री में क्या क्या चीज आ रही है, देख रहे हो, क्या क्या आ रहा है। फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। आओ जरा देखिए, फिनिश गुड्स है, स्टॉक इन ट्रेड है, वर्क इन प्रोग्रेस ये नहीं है। यू गॉट योर क्लू और नॉट। चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चीजें आई थी, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, ध्यान रहेगा। और यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो रॉ मटेरियल नहीं है। अब बताइए इसका इंक्रीज कितना है, इसका इंक्रीज कितना है, ये क्या है, प्लस कितना है, भाई 40,000 है, प्लस 40,000। अच्छा ठीक है, -40,000। और ये वैल्यू कितनी है, -30,000, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है, +80,000। तो कितना हो गया, व्हाट इज योर आंसर, डी, ये वाला आंसर है, ठीक है। अब जरा देखें कि इसका आंसर ये है, ये वाला, मार्किंग स्कीम में खोल लेते हैं, क्या आंसर लिखा हुआ है। और एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की होता है, उसको छूना नहीं। मैंने लास्ट पेपर में दिया था, एक बच्चा मुझसे पूछता है कि ये भी करना है, ये पूछ रहा था मुझसे, ये भी करना है। वो एक ऑप्शन होता है कि जो जैसे दुबई के स्कूल्स है ना, वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सिर्फ उसको लेते हैं। तो या तो आप पार्ट बी का वो पार्ट करिए या दूसरा पार्ट करिए। और- लेकिन एक बात देखो, ये तो -10 लिखा, तुमने जवाब क्या दिया मुझे, तुमने +10 क्यों बोला भाई। दिख नहीं रहा, रुक जाओ, इधर देखो जरा, एक बार समझो जरा, ये क्या हुआ था। एक बात बताओ मुझे, ओपनिंग, ए रुक जाओ, तुम पहले इस वैल्यू को हटाओ यहाँ से, इसका टोटल करो कितना आया, 360। व्हाट इज दिस टोटल, थ्री कितना, 70। अब ये ओपनिंग से क्लोजिंग में क्या हो रहा है, चेंज इन इन्वेंटरी किसको बोलते हैं। अरे भाई तुम तो कंसेप्ट गड़बड़ कर रहे हो। पहले बताओ कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ ना, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस, देखो समझना। एक मिनट रुक जाओ, मत कर।
इसका कंसेप्ट सीखिए, क्या गड़बड़ कर रहे हैं वो मैं बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, क्या होता था? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ऐसा करके होता था। ये मैंने लिखा 20,000, ये मैंने लिखा 1 लाख, ये मैंने लिखा 2 लाख। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया 30,000। अब मुझे बताइए, ओपनिंग 20 और क्लोजिंग कितना? 30। ये क्या है? एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर है, क्लोजिंग ओवर है? अरे भाई, क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग ज्यादा? क्या ज्यादा है? इसे पूछो। यहाँ ध्यान दो, समझ नहीं रहा कंसेप्ट को। क्लोजिंग ज्यादा है या ओपनिंग ज्यादा है? क्लोजिंग ज्यादा है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा, टोटल कितना था मेरे पास? 20, वो एक 2 लाख 3 20 और कितना हो जाएगा बताइए, कितना टोटल बन रहा है? 290 बन रहा है ना ये टोटल। अच्छा, अब देखिए दूसरा तरीका क्या होता था। नेट परचेजेस 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख, और मैं क्या करता था? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग को क्या करता था मैं? माइनस कर देता था, कितने से? 10,000 से। ठीक है, और एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग कर रहा हूं मैं, तो देखो जरा। ओपनिंग अगर 20 और क्लोजिंग अगर क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या है? इंक्रीज इन क्या? इन्वेंट्री। और इंक्रीज इन इन्वेंट्री को क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। क्या किया जाता है? माइनस। अब आइए क्वेश्चन के अंदर जरा। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्या हो रहा है? इंक्रीज इन इन्वेंट्री हो रहा है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग हो रहा है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग हो रहा है? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। तो जब हम एक्सेस क्लोजिंग ओवर ओपनिंग करते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो आपसे क्या क्वेश्चन था? आपका क्वेश्चन क्या था? देखिए यहाँ पर, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ चेंज इन इन्वेंटरी टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सिर्फ यही क्वेश्चन होता है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ चेंज इन इन्वेंट्री। सिर्फ इतना होता तो योर आंसर इज 10,000। 10,000 का इंक्रीज है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में क्या बोल के जाते हैं ये? ठीक है, अगर एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग है तो माइनस ब्रैकेट में दिखती है, और अगर ये ज्यादा होती है, वो कम होती है, तो क्या दिखती है? प्लस बोल के दिखती है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री को क्या करते हैं हम? प्लस करते हैं। इस रीजन से फिर तब ये आंसर बन रहा है आपका। नहीं, सिर्फ इन्वेंट्री के लिए होता है। और मैंने रेशियो के फॉर्मूले में समझाया हुआ है बड़े डिटेल में, ये वाला पार्ट। रेशियो का जब आप देखेंगे तो ये देखिए, अब तुम क्या बताऊं तुम्हें, सब चीजों का कचरा कर रखा है। ये देखिए, इधर देखो रेशियो वाला पार्ट। रेशियो में यहाँ इस जगह पे देखिए, नोट्स पढ़ोगे तो सीयूटी फ्लाइंग कलर से निकलेगा ऊपर। ये लिखे हुए सारे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है जी। और क्या लिखा है देखो एक जगह पे यहाँ पर, पढ़ो क्या लिखा है। इधर देखो, इधर, डिक्रीज इन इन्वेंट्री विच मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री इज मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, हेंस इट विल बी एडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। इंक्रीज इन इन्वेंट्री मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री आर मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। और उसके लिए क्या करते हैं हम लोग उसको? उसके लिए क्या बोला था इधर? इट विल बी डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग, तो माइनस के रूप में, प्लस के रूप में दिखता है, ऐसा करके। अब चलिए कौन से पे चल रहे थे हम लोग? सो दिस पार्ट इज डन। मैं कैश फ्लो वाला लेके चलो, रेशो को तो नहीं लेके चल रहा मैं यहाँ पर। तो छोटा सा पार्ट आ ही रहा है वैसे। तो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनडायरेक्ट इनकम आर एडेड टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो। और ऊपर क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज हायर देन द नेट प्रॉफिट रेशियो। ये दोनों स्टेटमेंट तो ठीक थे, लेकिन क्या उसका रीजन है ये बताइए। तो क्या जवाब होना चाहिए आपका? हाँ, बी। आइए देखिए मार्किंग स्कीम क्या कहती है। क्वेश्चन कौन सा था ये? कौन सा था? कौन सा क्वेश्चन था? 20 और पार्ट क्या लिखा है? हाँ, मजा आ गया। मतलब बाबा जी के आश्रम में बैठे हैं, जो होना हो लीजिए। अब आओ जरा इसे एनालाइज करते हैं, क्या गड़बड़ है। देखिए जरा, देखिए इधर ध्यान से। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज हायर देन द नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, समझना बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट तो हायर हो सकता है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हायर होने वाली बात अलग है।
ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 25% है मेरी, तो जरूरी थोड़ी है कि मेरी नेट प्रॉफिट रेशो उससे कम होगी। इसलिए क्या क्वेश्चन, इसके आंसर में क्या लिखा है देखिए जरा, व्हाट इज द आंसर? ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, ये तो लिखा है। चलो देखें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज ऑलवेज हायर देन द नेट प्रॉफिट रेशो। कैसे गलत है ना? इट कुड बी हायर, लेकिन हमेशा तो नहीं होता। कई बार देखा ना, नेट प्रॉफिट रेशो ज्यादा निकल आती है। क्यों? क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा हो गई आपकी। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मे बी हायर देन द नेट प्रॉफिट रेशो, दैट वुड बी अ करेक्ट सेंटेंस। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमेशा हायर देन होगी, नेट प्रॉफिट नहीं। आप जरा समझिए कंपोनेंट, इधर देखिए, इसका रीजन क्या बनता है? इसका रीजन ये है मेरे पास नेट सेल्स, ऐसे। ये हमने बोला क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसे। हमारे पास क्या निकल कर आया? ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया, ठीक है। माइनस कर दिया हम लोगों ने क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसे। क्या निकल कर आया मेरे पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया। माइनस कर दिया क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कितनी बार बता चुका हूं इसको मैं, ये। और प्लस कर दिया क्या मैंने? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये क्या निकल कर आया मेरे पास? नेट प्रॉफिट निकल कर आया, ठीक। रुक जा बेटा, समझ लो। अभी तुम जिंदगी का मजाक उड़ा रही हो, जिंदगी तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। इधर देख लीजिए, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका, नेट सेल्स, ऐसे। माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसे। तो क्या निकल कर आता है मेरे पास? ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों चले गए। और प्लस इनडायरेक्ट इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये। और ये करके तब मेरे पास क्या बनता है? नेट प्रॉफिट बनता है, ठीक। मान लो मेरे पास ये 1,000 था, ठीक है। और ये मेरे पास था 800। मेरी वैल्यू कितनी हो गई? 200। या मान लो मैं इसको बोलूँ कितना, इसको मैं लेके चल रहा हूँ, मान लो 300। मेरी वैल्यू कितनी हो गई? 700 हो गई, ठीक है। कुछ, इस यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन गो, आई एम ट्राइंग टू गिव यू द लॉजिक। ये लॉजिक ही काम, तुम्हें सीयूटी नहीं देना, बाकियों को देना है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लो मेरे पास सिर्फ 300 रुपए के थे, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम मेरे पास 900 रुपए की होगी। अब बोलो क्या करूंगा मैं? तो बताओ क्या हुआ? तो कितना हो गया वैल्यू ये माइनस करा तो कितना हो गया? और ये कितना हो गया? 1300। 1300 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स करूंगा तो कितना आ जाएगा? 130%। नहीं नहीं बेटा, 1300 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स से करते हैं मल्टीप्लाई। अब आप जरा देखिए मेरी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या निकली मेरी? 700 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, कितना है? 70%। लेकिन नेट प्रॉफिट रेशो कितनी निकली मेरी? कितना ये? 1300 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, कितना निकला? 130%। तो क्या स्टेटमेंट ठीक था कि जीपी इज ऑलवेज हायर देन नेट प्रॉफिट? प्रूव करके दिखाया ना? तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इतनी ज्यादा हो जाए। भाई आपका उस समय कोई लैंड की डील हो गई, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग हो गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना। सो दैट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट जो था ये गलत था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मे हायर देन द नेट प्रॉफिट रेशो, दैट वुड बी अ करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और एक बार एनालाइज करना है। तुक्का मारना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, प्रपोज डिविडेंड 31 मार्च 24-25। सबसे पहली चीज कि 25, ये तो हमारे लिए रेलेवेंट है ही नहीं, ये तो कंटीजेंट लायबिलिटी है, ठीक है जी। 2 लाख है। शेयर होल्डर फाइनलाइज द डिविडेंड ऑफ 180 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। आपने डिविडेंड प्रपोज किया था कितना? 2 लाख। एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव कितना हुआ? 180, ठीक है जी। और 180 में से था, और अनक्लेम डिविडेंड कितने का भी है? 10,000 का। बताया था ना, डिविडेंड पेएबल, अनक्लेम्ड, ठीक है, अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बनते हैं। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, जरा देखिए क्या कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको, बताइए। एंड दोज वर मिसिंग द रिवीजन, वो दे आर मिसिंग अ लॉट। उन्हें लगता है कि, वरना वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। ऐसे तुम्हारे साथ बहुत क्लासेस में हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, चलो देखो। और अब तो रिकॉर्डिंग देखने का टाइम भी नहीं है। रिवीजन की रिकॉर्डिंग्स को एक बार सीयूटी से पहले देख लेना। बताओ भाई क्या ठीक है?
यहाँ एक्रूवल प्रिंसिपल लगता है। इंटरेस्ट जितना बनता है, जितना बनता है इंटरेस्ट, उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, प्लस माइनस होगा ही होगा। लेकिन फाइनल आउटफ्लो कितना होगा, जितना पैसा गया। ठीक है, तो देखो जरा। प्रपोज डिविडेंड एडेड टू नेट प्रॉफिट 2 लाख, आउटफ्लो फाइनेंसिंग 190। प्रपोज डिविडेंड एडेड 250 तो सीन में नहीं है, वो तो ये तो हटा ही लो, दिस इज रॉन्ग। प्रपोज डिविडेंड आफ्टर 180, ये सी होगा, सी। और ये वाला प्रपोज डिविडेंड नेट प्रॉफिट में 180, आउटफ्लो 170, ये बताइए कौन सा। हाँ, पहली बात, कितना उन्होंने, वो बेकार हो गया, अप्रूव कितना हुआ था तो ये पोर्शन चला गया। अब आपका एग्री कितना हुआ, 180 एग्री हुआ ना, 180 से आपकी कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है जी, तो क्या आंसर बन रहा है तुम्हारा, डी बन रहा है। देखें, देखें, चेक करें डी में क्या था, कौन सा क्वेश्चन था ये, 29। कितना बन रहा है, डी। क्या मतलब हुआ इसका, कि जितना ड्यू हो गया, वो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे आप, माइनस करके प्लस करना ही करना है। फिर आउटफ्लो कितना हुआ, 170। ठीक है जी, करेक्ट। अब आप देखिए, इसका रेफरेंस कहाँ दिया हुआ है मैंने, वो देखिए, इसका रेफरेंस देखिए। ये चलें जरा, हाँ देखिए यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड का केस था यहाँ पर। और यहाँ चलिए, ये देखो ये रहा, क्या दिख रहा है, व्हाट यू कैन सी हियर, डिविडेंड पेबल दिख रहा है। तो डिविडेंड प्रपोज कितना था पिछले साल, देखो 1 लाख और 1,20,000 दिख रहा है। व्हाट यू कंसिडर, 22 का कंसिडर करेंगे, 23 का कंसिडर करेंगे, इस पार्ट को देखिए, ये वाले विल कंसिडर 1 लाख। ऊपर ऐड कितना होगा ऑपरेटिंग में, ऊपर ऐड कितना होगा देखिए, इक्वल कितना होगा, 1 लाख होगा ना, 1 लाख। और फाइनेंसिंग से माइनस कितना होगा देखिए, क्या कर रखा है देखो, फाइनेंसिंग से माइनस प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर माइनस डिविडेंड पेबल, अनक्लेम डिविडेंड। दिस इज द कंसेप्ट, यहाँ दिख रहा है आपको, है ना, डिविडेंड पेबल का कंसेप्ट। ऐसे इंटरेस्ट पेबल का कंसेप्ट भी होता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का कंसेप्ट। ऐसे कंसेप्ट आप देखेंगे नोट्स में, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है। वो देखना जरा किस पे दिखेगा, वो इंटरेस्ट वाला पार्ट, इंटरेस्ट का पार्ट था यहाँ पर, कहाँ है, ये रहा देखो, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रहा देखो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टोटल कितना बना, 20,000 बना। तो एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल, ऊपर से क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी। लेकिन कैश फ्लो में कितना जाएगा, 20,000, और जो एक्रूड है उसे माइनस करके 14,000। ये कंसेप्ट यहाँ भी लग रहा है। ठीक है, और लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो आई थिंक दिस पार्ट इज डन। चलिए और देखिए, इस पे क्वेश्चन क्या था, एक और पार्ट था। प्रोविजन फॉर टैक्स 31 मार्च का था 3 लाख और 280 था। ड्यूरिंग द टैक्स पेड 2,50,000 का था। अमाउंट ऑफ टैक्स प्रपोज क्या बनेगा। तो कुछ नहीं करते इसका, सिंपल सा ऐसे करके अकाउंट करना, पूरा अकाउंट नहीं बनाना वर्किंग नोट में, सिंपल सा काम है। ओपनिंग वाला पार्ट कितना, ओपनिंग वाला पार्ट, व्हाट इज ओपनिंग पार्ट, 2,80,000। ओपनिंग वाला पार्ट 2,80,000 इस तरफ जाएगा। ठीक है जी। और क्लोजिंग वाला पार्ट कितना था, 3 लाख, इस तरफ लिखा जाएगा। बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी। और आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, टैक्स क्या लिखा है, टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना है, 2,50,000। पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं, कितना बन गया ये, 550। ठीक है, इधर कितना है, 550। कितने का डिफरेंस है बैंक में, 70,000 ये, और 270। तो ये कहलाएगा डिविडेंड, ये कहलाएगा प्रपोज। प्रपोज कौन सी वैल्यू दिख रही है, बी। पूरा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा किसका यूज है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का यूज है। क्लियर। तो आप देखिए, व्हाट इज योर आंसर नाउ, कितना आंसर है, 270 आंसर है। ठीक है, चलिए और देखें जरा इस तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंस कंपनी। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर तो कैश फ्लो में जाना ही नहीं है। बिल्डिंग परचेज इसके लिए क्या है, इन्वेस्टिंग, अभी पढ़ा था। ठीक है। डिविडेंड पेड क्या है, सबके लिए फाइनेंसिंग होती है। तो डिविडेंड रिसीव्ड क्या हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई थिंक यू गॉट इट। हमने जो पार्ट पढ़ा था, सब कुछ कवर करके मैंने कोशिश करी नोट्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें डालने की कोशिश करी है, एवरीथिंग। तो दिस वाज व्हाट आपका था ये। और चले आगे जरा, कॉमन सेंस कंपेरेटिव है, और तो देखो कुछ है।
गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इन्वेंट्री एक्सेप्ट रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, ठीक है जी। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इन्वेंट्री एक्सेप्ट रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। इन्वेंट्री के एग्जांपल्स बोले हैं। Where will you disclose the amount of loss on issue of debenture written off out of the statement of profit and loss? Where will you disclose purchase of raw material in a financial statement of a company? ठीक। चलो जरा देखें जरा। सबसे पहले एग्जांपल उठाते हैं। दो एग्जांपल इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर अब आप देखिए जरा, यहाँ इधर कहाँ चला गया हमारा वो, ये रहा। ठीक है, इन्वेंट्री के अंदर चले गए हम यहाँ पर। इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं रची सारी की सारी। कहाँ दिखेगा इसका रेफरेंस, कहाँ मिलेगा हमें? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रेफरेंस हमें कहाँ मिलेगा? इस वाले का। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इन्वेंट्री, बैलेंस शीट वाले में। ठीक है जी, बैलेंस शीट वाले में चले और बैलेंस शीट वाले में चलते हैं इस तरफ। तो करंट असेट्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, करंट असेट्स के अंदर चलते हैं। तो बड़ा ही अलग तरीके से पूछा, ये रहा करंट असेट्स। थोड़ा सा ऊपर, और थोड़ा ऊपर चलते हैं। कहाँ है? ये रहा इन्वेंट्रीज। ठीक है जी, आओ जरा देखिए इन्वेंट्री में क्या क्या पूछा गया था। क्या क्या होता है इन्वेंट्री में? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। ठीक है जी, ये आपके पास इन्वेंट्री आई। क्वेश्चन में क्या पूछा? एक्सेप्ट रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, एक दो तीन, 1 2 3 4 चीजें, चार चीजें हटाएं जरा यहाँ से। कौन कौन सी चीज हटाने के लिए बोला था? रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। तो क्या बचा? स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। दैट्स योर आंसर। भरो रंग जिंदगी में अच्छे से, डोरेमन बनाओ। गॉट इट? किताब से है, थोड़ा सा इनडेप्थ स्टडी मांग रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। पर ये आपने रिवाइज कर चुका होगा। ठीक है, वेयर विल यू डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। आपने बोला लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइट ऑफ करा। किससे राइट ऑफ करते हैं भाई बताइए? अच्छा, आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। नहीं 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 नहीं, आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ठीक है, अच्छा रुक जाओ, अब मैं दिखाता हूँ कहाँ दिखता है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, ये रहा। ये किधर है देखिए जरा। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो था ना, ये रहा, ये इधर देखिए। ठीक है, यहाँ एक आइटम आता है फाइनेंस कॉस्ट। क्या आता है? फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है जी, आओ जरा फाइनेंस कॉस्ट को पढ़ें क्या है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम आ गया। ये सब पढ़ने, अदर इनकम के कंपोनेंट कौन से होते हैं। और इधर आ जाइए, और इधर आ जाइए। ये आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ गया, बिल्कुल ठीक। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या चीजें आती है पता है? रॉ मटेरियल और चेंज इन इन्वेंट्री, तीन चीजें तो आती हैं। अब आप देखिए फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या चीजें बोल रहे हैं। ये रहा, स्टॉक इन ट्रेड आ चुका है। चेंज इन इन्वेंट्री का पार्ट ये आ गया आपके पास। ये हमने बताया था ना, देखो ये क्वेश्चन उठा के दे रखा था, इसका इसका डिफरेंस लेके चले थे वो। और देखो बताया भी था माइनस प्लस कब होता है। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था, ओपनिंग इन्वेंट्री कम क्लोजिंग ज्यादा, तो क्या है? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग है, तो क्या हुआ? माइनस हुआ। देख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, यहाँ से क्वेश्चन उठाया, देखो ये रहा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कैसे दिखेगा, ये रहा। और अगर ओपनिंग ज्यादा क्लोजिंग, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग हो तो क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। दैट वाज द कंसेप्ट। और ये भी देख लीजिए फाइनेंस कॉस्ट वाला पार्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस निकल गया। इस पर क्वेश्चंस बन, ये आ जाइए, देखो क्या लिखा है, पढ़ो। यहाँ देखिए, दिख रहा है कहीं पर आपको? हाँ, क्या दिख रखा है बताइए। हाँ, फाइनेंस कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बाय द कंपनी सच एज इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ लोन्स, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब आप बोलेंगे सर ये तो बोला है, अरे जब ये प्रॉफिट लॉस में जाएगी तभी तो मानी जाएगी, नहीं जाएगी तो कहाँ से मानी जाएगी? सी व्हाट इज योर आंसर? क्या क्वेश्चन था बताइए? कौन सा क्वेश्चन बोले थे हम लोग? ये रहा, देखिए नीचे। सर जी बोलिए। सर जो बैंक चार्जेस है वो किस में आते हैं, मतलब अदर देखो, एक्सपेंसेस में? देखो ये रहा। अभी बोला था ना बैंक चार्जेस। हाउएवर बैंक चार्जेस आर नॉट शोन अंडर द फाइनेंस कॉस्ट बट आर शोन अंडर द अदर एक्सपेंसेस। गॉट योर आंसर? देखो दिख रहा है आपकी मार्किंग सी में, क्या बोला गया उसको? फाइनेंस कॉस्ट बोला गया। सी द क्वेश्चन नाउ।
वेयर विल यू डिस्क्लोज, कहाँ दिखाएंगे इसे? फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। वेयर विल यू डिस्क्लोज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाता है? ये रहा ऊपर, हमने बताया था ना, रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो क्या आ जाता है वो? इस तरफ जाता है, ये रहा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, यहाँ देखो ये रहा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा। ऐसा करके जाता है। तुम बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो। बैठ जाओ, रोकने के लिए थोड़ी रोका मैंने। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वो सोर्स आपके सामने सारे का सारा है। सो वी हैव डन दिस पार्ट। सैम्पल पेपर में से हमने ये निकाल दिया। और अब रेशो का मैं, ये हमने नोट्स में ऑलरेडी दे रखे हैं आपके पास, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। अब ये तो फिर कैश फ्लो का क्वेश्चन आ गया। ये तो खैर मैं, इनका डिस्कशन तो मैं कल की क्लास में करूंगा। तो आई एम जस्ट, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से अभी। लीव। और मार्किंग स्कीम इसकी हटा रहा हूँ, एक बार हटा देते हैं यहाँ से। अब आप एक और चीज देखिए जरा, लास्ट ईयर का जो कंपार्टमेंट का क्वेश्चन था वो देखिए। उसमें क्या क्वेश्चन आए थे? सबसे पहले चल रहे हैं नीचे की तरफ। कल की क्लास जो करेंगे उसमें डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट, डिविडेंड का ट्रीटमेंट, टैक्स का ट्रीटमेंट, छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स लेके चलेंगे, ताकि आपके साथ कोई परेशानी ना हो। ये आ गया, ये लीजिए आपके पास। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज यूज ओनली बाय द क्रेडिटर्स। नहीं जी, इनकरेक्ट बोल रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डज नॉट टेक प्राइस लेवल चेंजेस इनटू कंसिडरेशन। बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इग्नोर नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई रीजन एंड चेंजेस इन प्रॉफिटेबिलिटी इन फाइनेंशियल पोजीशन। ये भी ठीक है। तो गलत क्या है? क्यों? क्योंकि ओनली बोल दिया इसने शब्द, इसलिए गलत है। क्या बोल दिया इसने? ओनली। चलिए जरा देख, चीज देखें जरा। लास्ट ईयर मेरे से कमी रह गई थी कि मैंने पिछले साल के बच्चों को ना पेपर, सीबीएसई वालों का डिस्कशन नहीं किया था। लेकिन इस बार मैं वो गलती नहीं कर रहा हूँ। मैंने साथ साथ आपको सीबीएसई के पेपर के डिस्कशन दिखाए हैं सारे के सारे, सो दैट यू विल फील। लेकिन पता है क्या, लास्ट ईयर के जो बच्चे थे वो ज्यादा मेहनत करते हैं तुम लोगों के मुकाबले। आप लोग में से 90% लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं मेरे से, और कंडीशन दे रहे होते हैं मुझे, हम ऐसा कर लें, हम ऐसा कर लें। उनके साथ कोई कंडीशन नहीं थी। ये लिखा हुआ लिखा, दैट इज द आंसर। अब अगला पार्ट क्या था आपके पास, देखिए। चूज द करेक्ट इक्वेशन। कैपिटल एम्प्लॉयड, आओ जी देखें कैपिटल एम्प्लॉयड की करेक्ट इक्वेशन देखिए क्या हो सकता है। शेयर होल्डर फंड मैंने, देखो जरा कौन सी करेक्ट लग रही है आप। पहली एनालाइज करना सीखिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का पहले अपने दिमाग में बना लीजिए, क्या एसेट साइड या लायबिलिटी साइड, कौन सी अप्रोच है ये हमारी कौन सी अप्रोच? एसेट्स, ये एसेट्स, ये लायबिलिटी, ये लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी साइड अप्रोच में क्या हो रहा था? इक्विटी, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट लेके चल रहे थे। हाँ है, जा चला जा, कोई बात नहीं, सोच तो शौचालय में ही आएगी। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी होना चाहिए था, माइनस कर रखा है। फॉर्मूला ध्यान है, तो दिस पार्ट इज एलिमिनेटेड, गॉन। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। आपके पास क्या फॉर्मूला था एसेट्स का अप्रोच? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और मैंने बताया था ना, वर्किंग कैपिटल जो होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है क्या? सिर्फ करंट एसेट्स। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नोट्स रेशो में लिखा हुआ है ये चीज मैंने। हाँ ना, आ गई हो तो पूरा ध्यान दो। सो दिस इज करेक्ट और नॉट? दिस सीम्स टू बी करेक्ट, चलो ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड नॉन करंट एसेट्स माइनस, नहीं गलत है, ये गलत हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस करंट लायबिलिटी, नहीं। अगर क्या होता है यहाँ पर? नॉन करंट, तभी ठीक होता।
सी द आंसर, व्हाट इज द आंसर हियर, क्या आंसर है? ये रहा, दैट्स द आंसर। सिर्फ फॉर्मूला रिकॉल करना था आपको। ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये देख लो, चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। विल डिक्रीज डेट इक्विटी रेशो, विल नॉट चेंज करंट रेशो। तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैश में होगा तो डेट पे फर्क पड़ेगा, कैश का तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए ना, अगर हम इक्विटी शेयर कैश में कर रहे हैं तो क्या होगा, इक्विटी में भी फर्क पड़ेगा, कैश में भी फर्क पड़ेगा। पहले वाला ठीक था या गलत था? सी द क्वेश्चन। अगर मैं बोलूँ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर विल डिक्रीज डेट इक्विटी रेशो एंड विल नॉट चेंज करंट रेशो। करंट रेशो के क्या कंपोनेंट होते हैं? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में डालने वाला कैश, और डेट इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी डालने वाला ये। तो अब हमारे पास, तुमने डी कैसे बोला? तो इसकी वजह से तो करंट रेशो बदल जाएगी। एक आइटम पकड़ लीजिए, इश्यू प्रेफरेंशियल, इसकी वजह से, कैश की वजह से करंट रेशो बदल जाएगी। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, हाँ, तो उस रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में तो पूरा पूरा करंट एसेट्स बदलता है। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो क्या हुआ, अब ध्यान से सुनना। ये ये जो है लैंड एंड बिल्डिंग करंट रेशो में आता नहीं है, और ये डेट इक्विटी में फर्क पड़ेगा, तो वो तो बदला नहीं। सो व्हाट इज योर आंसर हियर? डी। सीधा आंसर हियर क्या दिख रहा है? डी। एलिमिनेशन से चल रहे हैं। और चलिए आगे। परचेज ऑफ गुडविल इज क्लासिफाइड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस, कहाँ से लिखा हुआ था ये, हमने लिखा हुआ ये बात, ठीक है या गलत है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ठीक है, ये गलत है। तो कौन सा पॉइंट बनता है हमारे पास? हाँ, डी। डी। देखिए क्या आंसर है, व्हाट इज आंसर? ठीक है जी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला पार्ट लेते हैं अब। मनीष लिमिटेड के पास प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख, याद है पिछले वाले में क्या किया था? ये कर लीजिए छोटू सा, ऐसे। बैलेंस बीडी कितना है, बीडी, व्हाट इज बीडी, व्हाट इज बीडी? 9 लाख। क्या कह रहे, 12? 31 मार्च 23 का बीडी नहीं कहलाएगा। और ये कितना है? 12 लाख। ठीक है जी। और प्रपोज प्रोविजन क्या लिखा है, मेड, मेड, ये रहा मेड, कितना? 6 लाख यहाँ। तो वैल्यू कितनी हो गई? 15 लाख। ठीक है, ये कितना हो गया आंसर यहाँ? क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यार? 3 लाख। 3 लाख क्या हो गया? टैक्स पेड। कहाँ है टैक्स पेड? 3 लाख। 3 लाख इस टैक्स पेड। ठीक है, सीधा आंसर। कुछ अकाउंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपका काम चल रहा है, वैसे आप इसको लेके चल सकते थे। और चलिए आगे जरा। एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर 13 लाख विल रिजल्ट इन, सिंपल सा अभी पड़ा है, नो कैश फ्लो। कुछ भी रीच से बाहर नहीं आने वाला, आप सीयूटी में भी नहीं आएगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी को मिला के नोट्स बनाए हैं, देख रहे हैं? तो व्हाट इज योर आंसर नाउ? सीधा आंसर, नो कैश फ्लो। चलिए जी, ये देखें जरा ये वाला पार्ट। हाँ, आओ जी। एक्रूड इनकम का, अच्छा हेड और सब हेड बोला है दोनों। अच्छा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ मेजर हेड भी बोले तो भी हेड और सब हेड बना के आना। लेकिन मेजर हेड और सब हेड में कभी वो नहीं आता कि नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स, ऐसा नहीं बोलना बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे क्या करते हैं, जैसे मान लो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग, एक मैंने एक बच्चे का आंसर शीट देखा, तो उसने क्या कर रखा था, इक्विटी एंड लायबिलिटी को मेजर हेड बना दिया था और एसेट्स को मेजर हेड, ऐसा नहीं। इक्विटी लायबिलिटी नहीं, उसके बाद वाले हेड। इक्विटी लायबिलिटी तो बैलेंस का एक साइड है, लायबिलिटी साइड, एसेट्स एक अलग साइड है। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है, नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, शेयर होल्डर फंड है, वो सब वो देखना है आपको। पहले लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, उसके बाद लिखेंगे क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके बाद लिखेंगे रिजर्व्स। ऐसा बनता है वो ध्यान रखिए। क्या होगा भाई एक्रूड इनकम में? अदर करंट एसेट्स, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है जी। कैपिटल एडवांसेस, आओ अब देखते हैं, चलो।
कैसे लिखते हैं देखो, इस तरह से लिखा जाता है। ये भी लिखना है, वो भी लिखना है। लोग एबीसी लिख के आ जाते हैं, फिर गड़बड़ लगती है, बहुत परेशानी होती है चेक करने में। सो एग्जामिनर को रिलैक्स करिए। एक्यूरेट इनकम, करंट, करंट, नॉन करंट असेसमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। कैपिटल एडवांस क्या होता है जानते हैं? किसी एसेट्स को खरीदने के लिए जो हमने एडवांस पैसा दिया वो होता है। ठीक है, अबे जाग जा भाई क्या। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये तो कॉमन सेंस कंपेरेटिव है। थ्योरिटी के क्वेश्चन देखिए, कुछ दे तो नहीं रखा इसने। ये तो फिर रेशो का क्वेश्चन आ गया, ये भी आपका ठीक है। ये देख रहे हैं वो क्वेश्चन, बिफोर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स को बिफोर बनाएंगे फिर करेंगे क्वेश्चन। कितना हल्का क्वेश्चन है, फिर ये 4 नंबर है। तो आई रिमूव दिस नाउ। यहाँ से पार्ट ये खत्म हो गया, यहाँ से पार्ट ये भी खत्म हो गया। ठीक है, आगे चलें, एक और मैं ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा। जरा एनुअल पेपर ले लेते हैं कि उसमें क्या कहानी दे रखी थी। सीबीएसई का एनुअल पेपर, लीगल स्टडीज अकाउंटेंसी। मैं कोई कौन सा सेट उठाऊं बताओ, देखो ध्यान से सुनना। 1 2 3, ये एक रीजन के, ये दूसरे रीजन के, ये तीसरे रीजन के, देख रहे ना? 67, 1 2 2 3 3 4। कितना, कौन से लेके चलूं बताओ? 67, ये देखते हैं क्या है। 6741, ठीक है, इसी की मार्किंग सी में निकाल लेते हैं अब। क्या बताया था, कौन सा था पार्ट वो? 67। इसकी मार्किंग सी में ले लेते हैं, ठीक है। चलो, ये मैं सब आपको भेज दूंगा, तो इनको पढ़ना शुरू करें। इनके कम से कम 1 मार्कर पढ़ें, आपको टाइम है आपके पास काफी कुछ। सिर्फ 1 मार्कर पढ़िए, क्वेश्चंस देखिए कि कैसे आ रखे हैं। उठाते हैं कौन से वाले पेज पे, सीधे चलते हैं सबसे लास्ट में। 26 27 से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखिए पिछले साल में क्या था, अगर आप पिछले साल 1 साल पहले जन्म लेते तो क्या होता। क्विक रेशो 2:1 है। क्विक रेशो 2:1 है, इनमें से कौन सी डिक्रीज इन रेशो होगा? अब पहले एक बात समझना, 2:1 है, तो अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस होंगे तो रेशो बढ़ेगी, और ऊपर नीचे दोनों प्लस होंगे तो रेशो घटेगी। ये हम जानते हैं। डिक्रीज कब होगा? जब ऊपर नीचे प्लस होगा, वो देख लीजिए क्या होना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करी, ऊपर माइनस नीचे माइनस, बेकार है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ऊपर माइनस नीचे माइनस, ऊपर प्लस, नहीं ऊपर प्लस, ऊपर नहीं, प्लस माइनस हुआ। डेटर से मतलब तो कोई। सोलो गुड्स एट अ प्रॉफिट। हाँ, कौन सा आंसर है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, कौन सा हो रहा है? हाँ, देखिए जरा दोबारा देखते हैं। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। करंट असेट से माइनस होगा, करंट लायबिलिटी से माइनस होगा, रेशो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ये रूल आउट हो गया। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर का क्या मतलब है? ऊपर प्लस माइनस नो चेंज, ये भी खराब हो गया। सेल ऑफ गुड्स एट अ प्रॉफिट, अब जरा समझना मेरी बात को, ध्यान से देखना। मैंने गुड्स प्रॉफिट में बेच दी, 10,000 का स्टॉक बेच दिया, पैसा 12,000 आ गया। ऊपर क्या हो जाएगा? देखना जरा। और सोल्ड गुड्स एट अ प्रॉफिट, प्लीज समझिए बात को। मेरे कैश में 12,000 जुड़ गया, मेरे गुड्स से हट गया, तो मेरा न्यूमरेटर बढ़ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में चेंज, तो क्या हो गया? रेशो बढ़ गई है। और चलते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश में क्या होने वाला है? ऊपर माइनस और ऊपर ही, हाँ, ऊप- ऊपर माइनस और ऊपर प्लस होगा इसमें। हाँ, पकड़ लिया उसने। कौन सी रेशो है? क्विक रेशो। क्विक रेशो में इन्वेंट्री तो आती ही नहीं है, तो क्या आता है? सिर्फ कैश। ठीक है, वेरी गुड। तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश है, तो स्टॉक तो हट गया, तो इफेक्ट किसका है? कैश का। कैश कहाँ आया? इधर। कौन सी रेशो है ये? इन्वेंट्री रेशो है ना। तो क्या होने वाला है? परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, तो न्यूमरेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, तो रेशो क्या हो गई? डिक्रीज। दैट्स द करेक्ट आंसर। क्विक रेशो है, करंट रेशो नहीं बोल रहे हैं। दोबारा समझ लीजिए। पहली बात, गुड्स और कैश दो आइटम होते हैं, तो गुड्स तो आप सीन से बाहर हो गया क्योंकि इन्वेंट्री रेशो है। जब हम गुड्स बेचेंगे तो कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। कैश डिक्रीज होने से क्या होगा? मेरा करंट एसेट, क्विक एसेट्स मेरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। न्यूमरेटर कम, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, तो रेशो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स योर आंसर। क्या था देखिए, क्या पेज नंबर होना चाहिए इसका? सबसे लास्ट में होगा शायद ये, 27। नहीं, ज्यादा चले गए पीछे। ये रहा, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, दैट्स योर आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला वाला।
स्टेटमेंट्स आ जाएगी। स्नो लिमिटेड मेड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस विल बी 4 लाख। पहले तो समझ लीजिए कैश फ्लो का क्वेश्चन है ये। आपने नेट प्रॉफिट कितने का बनाया? 5 लाख का बनाया था। दैट इज द बेस ऑफ, दैट इज द मोस्ट पॉल्यूटेड फिगर, 5 लाख। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वुड बी 4 लाख। अब आप देखिए मेरे पास 5 लाख में क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को माइनस करूंगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4 लाख ही तो होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेके चलते हैं, निहारिका लेके चलते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करते हैं, और क्या करते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग को प्लस करते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है आपके लिए, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश तो नहीं लेकिन नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसे माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो फिगर है ऑपरेटिंग 4 लाख, नंबर वन इज करेक्ट। नीचे पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिकॉज इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है गलत है? कैसे? अभी यही तो करा है। गलत है ठीक है बताइए। सही है। देखें जरा, व्हाट शुड बी योर आंसर? बोथ। चलो देखते हैं क्या लिखा है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बिल्कुल ठीक था, वही करा था। समझ में आई बात इधर? और चलते हैं आगे। 28। क्या हुआ बोलो? द टूल्स ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल which indicates trend डायरेक्शन। ठीक है जी। फाइनेंशियल पोजीशंस एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। बोलो क्या? which indicates trend and direction of financial position and operating। क्या होता है? ट्रेंड किससे पता चलता है? पहली बात, पिछले साल से कितना बढ़े नहीं बढ़े, इंक्रीजिंग ट्रेंड डिक्रीजिंग ट्रेंड कहां से पता चलता है? कंपैरेटिव से। क्या आंसर होना चाहिए था? क्या है? कंपैरेटिव है, दैट्स सिंपल। ठीक है, चलें आगे और देखते हैं। while preparing common size profit and loss, each item is expressed as a percentage of क्या? क्या? revenue from operation, सीधी सी फिगर है। ठीक है जी। सो सी योर आंसर, व्हाट इज दैट? ये रहा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। चलो आगे चलते हैं यहाँ। अब बोलेंगे कैश फ्लो रोकड़ रोड़ा। हाँ हाँ हाँ, हंसने में जाना वहां पर है ना, हिंदी पढ़ के नहीं हंसना बिल्कुल भी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, बताओ। ऐसे सारे गलत हैं ये। सर वो रिवाइज्ड होना चाहिए। हाँ रिवाइज होना चाहिए था। क्या बोल रही है? कैसे ठीक है? कैसे ठीक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनाया जाता है भाई? तो बस, कंपनीज एक्ट कहाँ से आ गया? कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस है, कंपनीज एक्ट अकाउंटिंग है। फर्क नहीं है दोनों में। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ब्रैकेट में रिवाइज लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ मत बोल देना ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। मोस्ट नियरेस्ट ऑप्शन यही है आपके पास। तो क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। वैसे रिवाइज में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए जरा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम। अच्छा समझना बात को, एडजस्टमेंट की बात कर रहा है या फिर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की बात कर रहा है, वो देखना है आपने। क्या लिखा है? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बताइए, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये गलत है? ठीक है, ठीक है तो गलत कैसे? क्या बोला तुमसे मैंने? इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं होता। जब आइडेंटिफाई करने की बारी आएगी तो क्या होगा? नो डायरेक्ट नो इनडायरेक्ट, सिंपल सी बात है। अच्छा प्रोसीड था तो ये गलत हो गया। क्या बोला है? करेक्ट। पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग होता है, गलत हो गया। सेल ऑफ मशीनरी विल रिजल्ट कैश आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल गलत, इनफ्लो कहलाता है। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस विल रिजल्ट इन आउटफ्लो, करेक्ट है। एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय को दिया जाने वाला हर खर्चा क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग कहलाएगा। ठीक है जी, दैट इज व्हाट, पेमेंट एम्प्लॉय का। ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा चल के यहाँ, ये देख लीजिए। एडजस्टमेंट को किनारे कर लो। हाँ आपको क्वेश्चन में सिर्फ आइडेंटिफाई बोला गया। क्लासिफाई द फॉलोइंग अंडर हेड एंड मेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे बताइए? इसमें अदर करेंट एसेट्स। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ जाएगा?
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर जाता है ये। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स, अभी दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा, आंसर में दिख जाएगा, ये बोलो। इंटरेस्ट एक्रूड। हाँ, करंट लायबिलिटीज अदर मेजर हेडिंग, करंट। मेजर हेडिंग, मेजर हेडिंग। अबे तो फिर सब हेडिंग क्या होगी? हाँ, चलो देखो। नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी आ गया, ठीक है। और तो फिर इसमें बचता नहीं कुछ करने के लिए। प्रचला प्रचालनों से आगम, आहा क्या बढ़िया है। अन्य आय, बहुत बढ़िया। फिर लोग हंसते हैं। कॉमन साइज है सर, इतना छोटा सा क्वेश्चन, कॉमन साइज 3 नंबर का। इन दोनों को मिलाएंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एक्सपेंसेस में ये और ये, और खत्म। हाँ। हाँ तो गलत कर दिया क्या किसी ने? एक में दे दिया भाई। मैंने बोला एक बार बच्चे का क्वेश्चन 1 साल का ही आया था, और उसने कूड़ा कर दिया था। उसी इसी को करने में उसकी, क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में आ रहा था, उसने क्या कर दिया, 20 से ज्यादा मिनट खराब कर दिए। 100 के लायक बच्चा था, 95 पेट का था। किसी एक क्वेश्चन में कभी भी ज्यादा अटकना नहीं है। बढ़ो आगे, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, आगे बढ़ते चलो। दैट वाज व्हाट। ये छुटके क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी हमने थोड़ा सा रिवाइज करा था, तेजी से रिवाइज करा था, सारी चीजें कवर हो गई ना उसके अंदर। ठीक है। तो जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए, सीयूटी के एग्जाम के लिए जाएं, सारे नोट्स को एक बार दोबारा पढ़ना, और फिर सैम्पल पेपर और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने से देखो कैसे नहीं आएंगे नंबर। ठीक है, सब कुछ कवर हो रहा है। देखो मैं 2 साल कंपार्टमेंट भी दिखाया, वो भी दिखाया। एवरीथिंग इज कवर्ड, कुछ भी नहीं था जो बाहर से निकल कर आया था। एवरीथिंग इज डिस्कस, यू आर वेल प्रिपेयर्ड। बस क्या है कि इन आने वाले 9 दिन 10 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना। एक एक पेपर रोज करना है, अपने आप करिए उसको। ये उठा लीजिए, सैम्पल पेपर उठा लीजिए, वो ले लीजिए। मैं आपको मंडे तक आपके सारे पेपर वापस कर दूंगा। कल की क्लास में मैं सारी एडजस्टमेंट बता दूंगा, ताकि कैश फ्लो की परेशानी ना रहे। मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है। तो विल वाइंड इट अप टुडे। आई होप दिस वाज अ लिटिल बिट फ्रूटफुल। बहुत तो है ना, क्वेश्चंस का आइडिया हो जाता है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।